नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 8th साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 9th लेसन पढ़ रहे थे जंतुओं में जनन। बच्चों, हमने इसके अंदर जनन क्या है, जनन की आवश्यकता क्यों होती है, नर जननांग और मादा जननांग के बारे में भी अध्ययन किया था। और भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, लैंगिक जनन में निषेचन के द्वारा भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से न्यू बॉर्न बेबी का विकास होता है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज बच्चों, इसके साथ साथ हमने अंडप्रजक है, जरायुज है, इनके बारे में भी अध्ययन किया था। आज हम अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ेंगे और अलैंगिक जनन क्या है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, हम मेंढक का जीवन चक्र पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यदि हम रेशम कीट के जीवन चक्र का हमने लास्ट ईयर 7th क्लास के अंदर पढ़ा था। रेशम कीट का जीवन चक्र, इसके बारे में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है रेशम कीट जो होता है वो अंडे देता है, फिर उस अंडे से जो है वो लार्वा बनते हैं। फिर लार्वा जो होता है वो अपने मुख से एक प्रोटीन पदार्थ निकालता है और ये प्रोटीन पदार्थ जो होता है उसके चारों तरफ एक कवच निर्मित करता है, जिसको हम प्यूपा अवस्था कहते हैं। फिर जो है कोकून में परिवर्तित हो जाता है ये, और फिर इससे जो है इसके अंदर जो है जीव का विकास होता रहता है। जैसे ही जीव पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और वैसे ही इस कोकून को फाड़ करके वो बाहर आ जाता है। हमने 7th क्लास के अंदर रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में पढ़ा था। ठीक उसी प्रकार से आज हम मेंढक के जीवन चक्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यदि हम मेंढक के जीवन चक्र की बात करें तो मेंढक के अंदर मेंढक भी जो है वो रेशम कीट की तरह जो है वो अंडे ही देता है। ये देखिए, मेंढक जो होता है जब अंडे देता है, पानी के अंदर अंडे देता है, बाह्य निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है मेंढक के अंदर। अब जब ये अंडे देता है तो ये अंडे जो होता है समूह के अंदर बहुत सारे अंडे एक साथ देता है, लाखों की संख्या में। अब ये जो अंडे होते हैं एक जेलीनुमा पदार्थ से, एक सॉफ्ट जेलीनुमा पदार्थ से जो है वो ढके रहते हैं। अब ये अंडे जब पानी के अंदर जाते हैं तो मादा मेंढक जो होती है वो, नर मेंढक जो होगा वो शुक्राणु देगा, मादा जो होगा वो अंडाणु देगा। अब क्या होता है कि ये जो अंडे होते हैं ये क्या करते हैं, धीरे धीरे जेलीनुमा पदार्थ से अलग होकर के ये जो है शुक्राणु से मिलते हैं। शुक्राणु से मिलने के बाद जो है युग्नस बनता है और युग्नस की कोशिकाएं धीरे धीरे विकसित होती है और विकसित होकर के और फिर ये जो है आरंभिक टेडपोल में परिवर्तित हो जाती है। देखिए ये आरंभिक टेडपोल, आरंभिक टेडपोल की बात करें तो आरंभिक टेडपोल जो होता है इसके अंदर शरीर के किसी अंग का विकास नहीं हुआ है ना, सिर्फ इसके अंदर जो है कोशिकाओं का विभाजन हुआ है और विभाजन होकर के उत्तक बने। अब यहाँ से आरंभिक टेडपोल जो होता है ये जो है बाद वाले टेडपोल में परिवर्तित होता है। तो यहाँ देखिए आपको बाद वाले टेडपोल के अंदर जो है वो स्पष्ट रूप से जो है मेंढक के जो है हाथ दिखाई दे रहे हैं और इसी प्रकार से इसके अंदर फिर पाँव का विकास होता है, आँखों का विकास होता है, मुख का विकास होता है ना। बाद का टेडपोल जो होता है वो काफ़ी कुछ हद तक विकसित होकर के और फिर यही टेडपोल जो होता है ये वयस्क मेंढक में परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि हम मेंढक का जीवन चक्र देखें तो सबसे पहले मेंढक जो होता है अंडे देता है, अंडे से फिर जो है वो लार्वा बनता है और लार्वा जो होता है लार्वे से जो है आरंभिक टेडपोल से बाद का टेडपोल और बाद के टेडपोल जो होता है वो जा कर के उसके अंदर पूरे उत्तक अंग तंत्र सभी डेवलप हो जाते हैं और फिर ये जो है वयस्क मेंढक में परिवर्तित हो जाता है ना। तो इस प्रकार से मेंढक के अंदर हमने ये देखा कि कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तनों के कारण जो है हमने देखा कि अंडों से या फिर आरंभिक टेडपोल से जो है वयस्क मेंढक में परिवर्तन हो गया। भाई कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन हुए, इन परिवर्तनों के कारण हमने ये देखा कि आरंभिक टेडपोल जो था वो वयस्क मेंढक में परिवर्तित हुआ। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रक्रम है, ये क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न आता है आपके कि कायांतरण किसे कहते हैं। तो कुछ विशेष प्रकार के ऐसे परिवर्तन जिसके कारण आरंभिक टेडपोल वयस्क मेंढक के अंदर परिवर्तित हो जाता है, इस प्रकार होने वाले इन परिवर्तनों को, इन प्रक्रमों को हम क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि मेंढक के जीवन चक्र को चित्र के द्वारा समझाइए। तो आपको इस तरीके से चित्र बनाना है। मेंढक जो होता है अंडे देता है, अंडे से जो है वो लार्वा बनता है, लार्वे से आरंभिक टेडपोल बनता है, आरंभिक टेडपोल से बाद का टेडपोल जिसके अंदर संपूर्ण अंगों तंत्रों का विकास हो जाता है और यहाँ से ये पूर्ण वयस्क मेंढक के अंदर परिवर्तित हो जाता है। और ये इसका जो पूरा प्रोसेस है क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है।
देखो बच्चों, अभी तक हमने जो है लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था। तो लैंगिक जनन में हमने पढ़ा था कि नर और मादा युग्मक जो होते हैं आपस में मिलते हैं, युग्मनज बनता है, जायगोट बनता है और उससे फिर कोशिकाओं का विभाजन होता है, उत्तक अंग तंत्र बनते हैं और नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो वो जनन तो था लैंगिक जनन। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है बच्चों? देखो कि जब एक ही प्रकार के जनक से नए जीव का जन्म होता है, एक ही जनक से या एक ही प्रकार के जीव से जब नए जीव की उत्पत्ति होती है, तो ये जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन कहलाती है ना। तो अलैंगिक जनन जो है के प्रोसेस को हम समझने जा रहे हैं। अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन जो है हाइड्रा के अंदर मुकुलन विधि के द्वारा होता है और अमीबा के अंदर द्विखंडन विधि की सहायता से होता है। अब कई अलग अलग जीवों में अलग अलग विधियों की सहायता से जो है अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। तो यहाँ पर हम हाइड्रा के अंदर मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम हाइड्रा की ओर। देखिए बच्चों, ये हमारा हाइड्रा है। हमने क्या किया है, एक हाइड्रा की स्लाइड ली है और स्लाइड लेकर हमने उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा है कि इनमें जो है किस प्रकार से जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है ना। अभी हमने देखा था कि हाइड्रा के अंदर मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो बच्चों, हाइड्रा के अंदर हमको देखो एक या एक से अधिक उभार दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए एक या एक से अधिक उभार जो है हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो उभार होता है इस उभार को मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। अब ये उभार जैसे जैसे बढ़ता जाता है और जाकर के जब ये बढ़कर के पूर्ण रूप से एक विकसित रूप ले लेता है और जब ये पूर्ण रूप से विकसित होकर के और अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाता है और एक नए हाइड्रा को जन्म देता है या इसे एक नए हाइड्रा का विकास होता है, तो इस प्रकार की जो विधि होती है इसको हम क्या कहते हैं? मुकुलन विधि कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुकुल से ही नया हाइड्रा का विकास हुआ है। देखा हमने क्या किया, हाइड्रा की एक स्लाइड ली और स्लाइड को हमने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। तो हमने ऐसा पाया कि हाइड्रा के अंदर हमें उभारनुमा संरचना दिखाई दी। ये उभार जो थे वो धीरे धीरे जो है वृद्धि और विकास कर रहे थे और अंत में जाकर इन्होंने भी जो है ये पूर्ण रूप से विकसित हो गए और जब वे पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं तो ये अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाते हैं और एक नए हाइड्रा को जो है वो जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मुकुल से नया हाइड्रा बन रहा है। तो इस प्रकार मुकुल से नया हाइड्रा बनने की जो प्रक्रिया होती है से हम मुकुलन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन विधि कहते हैं। तो हाइड्रा के अंदर अलैंगिक जनन की प्रक्रिया मुकुलन विधि की सहायता से होती है क्योंकि इसके अंदर मुकुल बनते हैं और प्रत्येक मुकुली जो होता है वो नए हाइड्रा को जन्म देता है। ये देखिए, अभी हमने चित्र के अंदर देखा था प्रत्येक हाइड्रा में बुक क्या कह रही है कि प्रत्येक हाइड्रा के अंदर एक या एक से अधिक उभार दिखाई दे रहे हैं। ये उभार जो होते हैं विकसित होते हुए नए जीव हैं। इन उभारों से ही नए जीव बनेंगे, नए हाइड्रा बनेंगे। इनको क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं, है ना। और इसके साथ साथ हाइड्रा जो होता है यीस्ट के अंदर भी हम मुकुल देख सकते हैं। यीस्ट कोशिकाओं से भी जो है मुकुलन विधि के द्वारा, यीस्ट कोशिकाओं में भी मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है ना। अब हाइड्रा में जो होता है इसमें जो होता है एकल जनक से ही जो है नए उर्दू निकलते हैं और ये जो है नए जो उर्दू हमें दिखाई दिए थे, यहाँ पर नए जो प्रवर दिखाई दिए थे, इनसे ही जो है नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार का जनन जिसके अंदर एक ही जनक से नए जीव की उत्पत्ति होती है उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं और हाइड्रा में मुकुल से ही नया जीव विकसित होता है, इसीलिए इस प्रकार के जनन को हम मुकुलन विधि कहते हैं। अब समझ में आ गया आपको कि हाइड्रा में किस प्रकार से मुकुल के द्वारा जो है अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है और इस प्रक्रिया को हम मुकुलन विधि कहते हैं। अब देखिए बच्चों, दूसरी विधि हम पढ़ने जा रहे हैं अमीबा में द्विखंडन विधि। चित्र 9.12 के अंदर आ जाइए। ये देखिए हमारा अमीबा है, अनियमित आकृति होती है इसके अंदर देखो केंद्रक पाया जाता है। हमने पढ़ा है ये कोशीय जीव है ना। और अमीबा जो होता है इस अमीबा के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। अब ये केंद्रक जो होता है धीरे धीरे दो भागों में विभाजित हो जाता है। देखो यहाँ पर केंद्रक का विभाजन हो रहा है। जब केंद्रक का विभाजन हो जाता है तो इससे कोशिका के बीच में भी खांच बनने लग जाती है और ये कोशिका जो होती है ये भी विभाजित हो जाती है। तो एक ही कोशिका दो कोशिकाओं में बढ़ गई, एक ही केंद्रक दो भागों में विभाजित हो गया और प्रत्येक कोशिका से एक नए अमीबा का जन्म हो रहा है। तो द्विखंडन, यहाँ पर दो खंडों में विभाजित होकर के जो है नए अमीबा का विकास हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमीबा के अंदर सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर कोशिका का विभाजन होता है, फिर प्रत्येक कोशिका से एक नए अमीबा का विकास होता है। तो इस प्रकार अमीबा के अंदर द्विखंडन विधि की सहायता से अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। देखो यहाँ पर एक ही जनक से नए जीव की उत्पत्ति हो रही है ना।
तो जब एक ही जीव से नए जीव की उत्पत्ति होती है, या कोई नर और मादा अलग अलग हमने नहीं लिया है ना, एक ही जीव से नए जीव की उत्पत्ति हो रही है, इसीलिए इसको अलैंगिक जनन भी कहते हैं। और अमीबा के अंदर अलैंगिक जनन द्विखंडन विधि से होता है। आ गया समझ में? अमीबा के अंदर का विभाजन हुआ 2 भागों में, फिर धीरे धीरे खांच बनी कोशिका के अंदर, कोशिका का भी विभाजन हो गया और प्रत्येक कोशिका से एक नए अमीबा की उत्पत्ति हुई, एक नए अमीबा का विकास हुआ। तो इस प्रकार से अमीबा के अंदर द्विखंडन विधि की सहायता से अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो बच्चों अब देखिए बच्चों बुक क्या कह रही है। अमीबा की संरचना के विषय में हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि अमीबा एक कोशीय जीव होता है, इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है ना, खाद्य दानियाँ होती है भोजन का पाचन करने के लिए, पादाप होते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर केंद्रक जो होता है 2 भागों के अंदर विभाजित हो जाता है, जैसा अभी हमने चित्र में देखा था। और जैसे ही विभाजन होता है वैसे ही जनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और इसके बाद कोशिका भी धीरे धीरे 2 भागों में विभाजित होती है और प्रत्येक भाग के अंदर एक केंद्रक बन जाता है, एक केंद्रक आ जाता है और एक ही जनक से यहाँ पर 2 अमीबा जो है वो बनते हैं। तो इस प्रकार का अलैंगिक जनन को हम क्या कहेंगे? जिसके अंदर एक जीव विभाजित होकर के 2 नई संतति बनाता है या 2 नए जीवों की उत्पत्ति करता है, इसे हम द्विखंडन विधि कहते हैं। समझ में आया? तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न होता है और अमीबा के अंदर द्विखंडन विधि की